इस लेक्चर में कुछ और एप्लीकेशन हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख चुके हैं, जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडर सर्किट की तरह वर्क करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबट्रैक्टर सर्किट की तरह वर्क करता है। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए डिफरेंशिएटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एप्लीकेशन है, हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए इंटीग्रेटर सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, वो इंटीग्रेशन प्रोसेस को हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई सिग्नल को इनपुट में देंगे और आउटपुट में वो उसको इंटीग्रेट करके निकाल देगा। तो इससे पहले वाले जो भी हमारा एप्लीकेशन था, लास्ट एप्लीकेशन मैंने एज ए डिफरेंशिएटर आपको बताया था, वहां पे मैंने बोला था कि आप इंटीग्रेटर सर्किट भी बना सकते हो यहाँ से। और वही मैंने बताया था कि इंटीग्रेटर सर्किट आप कैसे बनाओगे। फीडबैक रसिस्टर और कैपेसिटर जो था उसके पोजीशन को चेंज करके हम डिफरेंशिएटर सर्किट को इंटीग्रेटर सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि आप इसको करके देखना घर पे, देखिए कैसे होता है। ये हमारा एक इंटीग्रेटर सर्किट है। इनपुट में जो भी सिग्नल देंगे, आउटपुट में वो उसको इंटीग्रेट करके निकालेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है? इसमें फीडबैक में अब एक कैपेसिटर लगा हुआ है, CF, जिसका मैंने नाम दिया फीडबैक कैपेसिटर इसको बोलते हैं। और इनपुट में मैंने R1 और नीचे जो रेसिस्टेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट हम लोग लेते हैं, आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसको कंपोजिट रेसिस्टेंस का नाम दे रहे थे हम। तो ये रेसिस्टेंस सेम होगा जो रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। इसका पर्पस क्या है? टू मिनिमाइज द ऑफसेट वैल्यू ऑफ करंट। ऑफसेट वैल्यू ऑफ करंट को क्या करेगा? ये मिनिमाइज करेगा ये। ठीक है, इनपुट बायस करंट को, ऑफसेट करंट को ये क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। तो चलिए, इसका जो थ्योरी मैंने लिखा है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसके आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके आउटपुट वोल्टेज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए एज यूजुअल जो प्रोसीजर हम लोग प्रीवियसली देखते आ रहे थे, उसी प्रोसीजर को आगे हमको क्या करना है? रियलाइज करना है। तो हम यहाँ पे एक नोड मानेंगे और दैट नोड इज नथिंग बट इज इक्वल टू व्हाट? ए। ये नोड हमारा क्या हो जाएगा? ए नोड हो जाएगा। सो दिस नोड इज नथिंग बट इट इज व्हाट? ए नोड। ठीक है, ये हमारा होगा व्हाट? ए। और यहां वोल्टेज हम मानेंगे VA। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड और ये रेसिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इस रेसिस्टेंस का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। और बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई, यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा? 0 वोल्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट नोड ए, एट नोड ए पे द वोल्टेज VA दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो 0 क्यों हुआ? ये क्या है? वर्चुअली ग्राउंडेड, ठीक है। हमने माना यहां से एक करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस से दिस करंट इज व्हाट? I। और चूंकि यहां पे कोई करंट नहीं जाएगा, यहां भी कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई होता है। तो ये करंट जो है ये फ्लो होकर के यहां से डायरेक्टली इधर की तरफ चला जाएगा और यहां हम मान लेते हैं करंट इज व्हाट? IF। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि नोड ए पे KCL लगा सकते हैं। तो क्या बोलता है KCL? I इज इक्वल टू IF बाई KCL। ठीक है, I इक्वल टू IF। जो भी करंट ये होगा वो सारा का सारा इधर चला जाएगा। इधर मैंने नाम दे दिया IF, इधर नाम दे दिया I। दोनों बराबर होगा क्योंकि कोई करंट यहां से इस पॉइंट से कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई होता है। इधर कोई करंट नहीं आएगा, इधर का करंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है,
इधर भी करंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। लेट अस से दिस इज I1 एंड इट इज I2। I1 I2 0 होगा क्योंकि हाई इनपुट इंपीडेंस है। अब चलिए हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन, इस I का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो कहां से आ रहा है, VI से आ रहा है, कहां, VA पे। VA की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई I1 R1। सो इट इज व्हाट VI minus 0 divided by R1। This is equal to what is IF। इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम करंट देखना चाहें तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है, एंड दैट करंट विल बी गिवन एज C, एंड आप कल भी देखे थे, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था, CF, ठीक है, D/dt। और यहां वोल्टेज हम क्या लेंगे, 0 माइनस V0, 0 माइनस V0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू VI अपॉन R1, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन है, ये बाहर निकाल लेते हैं, CF, यहां क्या हो जाएगा, dV0 बाई dt। अब इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इधर हम लिखते हैं dV0, दिस इज इक्वल टू माइनस व्हाट, R1 CF, ठीक है, R1 CF एंड हेयर VI इंटू व्हाट, dt। नाउ डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से आउटपुट V0 तक, यहां dV0, दिस इज इक्वल टू माइनस R1 CF, कांस्टेंट है, इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। इंटीग्रेशन 0 से t, और यहां क्या हो जाएगा, VI इंटू व्हाट, dt। चलिए नेक्स्ट स्टेप में, यहां तो हमको क्या मिलेगा, V0 मिलेगा, यहां हमको मिलेगा V0, दिस इज इक्वल टू, और यहां हमको मिलेगा माइनस R1 VI इंटू dt, ठीक है, इतना हमको मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में ये क्या कर रहा है, हमारा इंटीग्रेट करके दे रहा है, ठीक है। इसमें एक और चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इसके साथ साथ एक इनिशियल वैल्यू हमको मिलता है, क्योंकि कैपेसिटर पहले से चार्ज होगा, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन आउट करते हैं। सो वी कैन राइट हियर V0 0। तो फाइनली हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं V0t, दिस इज इक्वल टू माइनस R1 CF, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से t VI dt प्लस V0 0, दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, और ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, ये हमारा फाइनल आउटपुट का इक्वेशन हो गया। तो इस रिलेशनशिप को देख के आप यही बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि आउटपुट जो है वो जो हमको मिला है, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। चलिए अब इस कैलकुलेशन को देखने के बाद हम इस पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर ये पूछेगा तो पहले तो आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसका, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर देंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देंगे, एंड देन आफ्टर ये पॉइंट्स को लिखेंगे। मैंने पहले इस पॉइंट को लिख दिया है क्योंकि पहले कैलकुलेशन करते और उसके बाद फिर कैलकुलेशन के बाद ये पॉइंट हम लिखते, तो इससे अच्छा था कि पहले पॉइंट लिख दिया है। अब कैलकुलेशन के आधार पे इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि द सर्किट, जो सर्किट हमारा है ऊपर में बना हुआ, provide an output voltage which is proportional to the time integral of input and R1 CF is the time constant of integrator, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देख के आप यही बता सकते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज विद द टाइम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेटर, टाइम कांस्टेंट इंटीग्रेटर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इट मे बी नोटेड दैट देयर इज ए नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आप देख पा रहे होंगे
नेगेटिव साइन के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर का नाम देते हैं। इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर मीन्स व्हाट, the integrator which will integrate the signal but it will shift the phase 180 degree at the output with respect to input। इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप आर कंपोजिट बराबर R1, इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी पहले से आपको बता दिया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेटर सर्किट। इंटीग्रेटर सर्किट को इसी तरह से हमको क्या करना है, डिराइव करना है, इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को, आउटपुट वोल्टेज को दिखाना है, एंड देन आफ्टर वी हैव टू राइट द सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को मेंशन करना है। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका यूनिटी बफर एम्पलीफायर। ठीक है, तो यूनिटी बफर एम्पलीफायर या यूनिटी गेन बफर इसको हम बोलते हैं। यूनिटी गेन बफर क्या होता है, क्यों इसका यूज होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, एक इसका नाम वोल्टेज फॉलोअर भी है। इसको यूनिटी गेन क्यों बोला जाता है और इसको बफर क्यों बोला जाता है, इसको पहले समझिए। सबसे पहले बफर का मतलब होता है वो सर्किट जो किसी दो सर्किट को सेपरेट करे, किसी दो सर्किट को सेपरेट करे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जहां पे हाई पावर का यूटिलाइजेशन होता है, तो दो डिवाइस की अगर हम बात करें, जैसे पावर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर एंड स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर के अंदर पावर बहुत ज्यादा क्या होता है, डिसिपेट होता है, और उस पावर डिसिपेशन के कारण स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर धीरे धीरे हीटेड होगा। पावर डिसिपेट किस रूप में होता है, हीट के फॉर्म में होता है, वो हीटेड हो जाएगा और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर ज्यादा हीट को सह नहीं सकता है। इट विल नॉट सस्टेन फॉर सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीजिंग फ्रॉम द लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर दो डिवाइस है, एक ज्यादा पावर हैंडल करता है, एक कम पावर हैंडल करता है, दोनों को बैक टू बैक कनेक्ट कर दोगे तो आपका स्मॉल सिग्नल जो कम पावर हैंडल कर रहा है वो ड्यू टू द लार्ज पावर हैंडलिंग डिवाइस के कारण वो खराब हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको जरूरत पड़ती है कि बीच में हम एक ऐसा डिवाइस लगाएं जो डिवाइस मेरे सिग्नल को किसी प्रकार से कोई इफेक्ट ना करे, जो इनपुट में उसको दे वो आउटपुट में प्रोड्यूस करके दे दे। और समटाइम इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग, हाई इम्पीडेंस से लो इम्पीडेंस तक सिग्नल को जाने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कराए विदाउट एनी टाइप ऑफ एटेन्यूएशन और विदाउट एनी टाइप ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। इस प्रकार के डिवाइस को बफर बोला जाता है, इस प्रकार के डिवाइस को बफर बोला जाता है। तो बफर सर्किट जो होता है ये हमारे सिग्नल में जो इनपुट सिग्नल हम देते हैं एग्जैक्टली इन मैग्नीट्यूड एंड फेज उस सिग्नल को आउटपुट में क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है विदाउट एनी एम्पलीफिकेशन और एटीन्यूएशन। बिना एम्पलीफिकेशन और एटीन्यूएशन के जो सिग्नल आप दोगे वो सिग्नल को वो आउटपुट में क्या करेगा, एज यूजुअल क्या करेगा, प्रेजेंट कर देगा। तो इस प्रकार के डिवाइस को बफर बोला जाता है और वोल्टेज फॉलोअर बोला जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है, वोल्टेज फॉलोअर। तो इस वोल्टेज फॉलोअर में अगर गेन की बात करेंगे तो गेन इसका क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है और इनपुट और आउटपुट सेम है तो वोल्टेज गेन आउटपुट अपॉन इनपुट दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसलिए इसको यूनिटी गेन बोला जाता है, इसको यूनिटी गेन बोला जाता है। तो इसमें आप ये सर्किट डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस सर्किट डायग्राम में हम लोग कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं कि इनपुट आउटपुट दोनों बराबर हो जाएगा इस केस में। चलिए हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। देखिए यहां का जो आप देख रहे हैं ये जो वोल्टेज यहाँ V आउटपुट है, यही वोल्टेज सारे पॉइंट पे होगा इस पूरे वायर में। यहाँ का वोल्टेज अगर हम बोले तो आप क्या बोलोगे कि सर V नॉट होगा। यहाँ पर वोल्टेज बोले V नॉट, यहाँ पे वोल्टेज बोले V नॉट, यहाँ पे वोल्टेज बोले तो कितना होगा V नॉट, और यहाँ का वोल्टेज कितना है मेरा VI है। लेट अस सपोज दिस इज व्हाट 1 एंड दिस इज व्हाट 2 टर्मिनल, ठीक है। एंड यू नो इसके बीच का वोल्टेज कितना होता है, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज होता है।
दैट डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज VID, हमने आपको शुरू में ही एजम्पशन में बताया था कि जब हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस लेते हैं तो डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज को क्या एज्यूम करके चलते हैं, जीरो एज्यूम करके चलते हैं. सो दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू V1 माइनस V2. दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. And when you put here V1, what is V1? It is nothing but V0. And what is V2? It is what VI. ये AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है, इसलिए मैंने साइनसॉइडल का यहाँ पे जहां जहां नहीं दिया रहेगा वहां पे समझना है AC भी होगा. AC अगर होगा तो ऐसा हम लिखेंगे, और अगर ये DC होगा तो प्लस माइनस लिखेंगे. ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं दिया है. तो इनपुट वोल्टेज V2 क्या है हमारा, VI. दिस इज इक्वल टू 0. And from this you can say V out, this is nothing but equal to V in. ठीक है. अच्छा, if you find the voltage gain here from this result, voltage gain is nothing but it is equal to V out upon V in, and this is nothing but equal to 1. ये 1 हो जाएगा. इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा. and this is called what, voltage gain. this is called voltage gain. this voltage gain is nothing but equal to 1. आप देख पा रहे हैं इसका वोल्टेज गेन कितना आ गया, 1 आ गया. ये सिग्नल को एग्जैक्टली क्या करेगा, आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा जो भी इनपुट सिग्नल आप देंगे, विदाउट एनी एम्पलीफिकेशन और एटीन्यूएशन. ठीक है ना, बिना किसी एम्पलीफिकेशन के और एटीन्यूएशन के ये क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा. इसका गेन यूनिटी होता है, इसलिए इसको यूनिटी गेन बफर बोलते हैं. बफर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो सर्किट को सेपरेट करता है, और ये इंपीडेंस मैचिंग जब हम करते हैं उसमें यूज होता है. सिग्नल को हाई इंपीडेंस टू इंपीडेंस में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि दिस इज कॉल्ड यूनिटी गेन बफर. इसको हम लोग यूनिटी गेन बफर बोलते हैं. ठीक है, सो हियर VID, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0. चलिए इसको लिख लीजिए आप. इसमें इतना ही आपको लिखना है, सर्किट डायग्राम बनाना है. ये करके आप दिखा दीजिएगा, गेन निकाल दीजिएगा. ये यूनिटी गेन होता है इसका. ठीक है, चलिए. तो दिस मीन्स दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एम्पलीफिकेशन और यू कैन से एटीन्यूएशन. यहाँ पे एक वर्ड और एटीन्यूएशन. एटीन्यूएशन टू द सिग्नल. चलिए, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एज ए कंपरेटर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट एज ए कंपरेटर. ये टॉपिक जो है ये सिविल वालों को केवल पढ़ना है. इससे पहले वाला भी जो टॉपिक हम लोग देखे थे वोल्टेज फॉलोअर का, वो भी केवल सिविल को पढ़ना है. तो कुछ चीजें हैं जो कि केवल और केवल एक ही ब्रांच को पढ़ना है, इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप पढ़ें तो आप नोट्स के साथ साथ सिलेबस को भी रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि पर्टिकुलर ब्रांच को पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट सभी ब्रांचेस में वो कॉमनली वहां चला गया है. तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इससे पहले वाला जो टॉपिक था और ये जो टॉपिक है वो हमारा सिविल को पढ़ना है. ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए एंड सिविल स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी खत्म हो चुका है. सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों को अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में और भी मोर डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उनका जो यूनिट नंबर 4, 5, 6 है वो टोटली ऑल आर बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो उनके लिए स्पेशल अलग से क्लास हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, अभी आपको देखना है इस टॉपिक को. ऑल ब्रांचेस देख सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन सभी ब्रांचेस इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अभी तक आप लोग जो एप्लीकेशन देख रहे थे वो एप्लीकेशन हमारा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेबल था. क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको क्लियरली बताया कि देयर विल बी वन फीडबैक पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट. तो आप इससे पहले जो भी एप्लीकेशन देखे, चाहे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए एडर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए सबट्रैक्टर और इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, सब में मैंने फीडबैक का यूज किया. तो दैट आर द एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज
बहुत सारे केसेस में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं एज ए नॉन लीनियर सिस्टम के लिए, नॉन लीनियर मैनर में हम लोग उसको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के तरह यूज करते हैं। कौन कौन सा ऐसा हमारे पास एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में क्लोज नॉन लीनियर मैनर के रूप में यूज करते हैं? तो पहला हमारा कंपैरेटर है, दूसरा हमारा क्या है, डिटेक्टर्स है, तीसरा लिमिटर्स है, चौथा हमारा क्या है, तो कन्वर्टर्स है, डिजिटल कन्वर्टर्स, ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो ये सारे कुछ ऐसे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब में हमको केवल और केवल कंपैरेटर के बारे में पढ़ना है, डिटेक्टर लिमिटर ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको केवल कंपैरेटर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपैरेटर के बारे में। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट ऑल्सो, है ना। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स का, सिविल का खत्म हो चुका है और ये लास्ट टॉपिक किसका है, तो ये मैकेनिकल स्टूडेंट का के लिए लास्ट टॉपिक है। बाकी इलेक्ट्रिकल के लिए अभी और भी पढ़ना है, कंप्यूटर के लिए और भी पढ़ना है। तो बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि कंपैरेटर मींस व्हाट, कंपैरिजन करेगा। तो एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने इनपुट पे दो वोल्टेज को कंपेयर करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है, कंपैरिजन के हिसाब से आउटपुट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब ये कहां पे हम इनपुट अप्लाई कर, इनपुट दोनों टर्मिनल पे जो अप्लाई होगा उसमें से एक जो वोल्टेज होगा उसको रेफरेंस वोल्टेज बोलेंगे और वो वोल्टेज हमको क्या होगा, नोन होगा। तो चलिए देखते हैं। जनरली ये दो टाइप का होता है, पहला हमारा नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर होता है और दूसरा इन्वर्टिंग कंपैरेटर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर यहाँ पे बनाया है, आपको वहां पे आप देखिए नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है। इसमें इनपुट वोल्टेज जो है वो कहां पे अप्लाई किया है, इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है, इसलिए ये नॉन इन्वर्टिंग है। इनपुट वोल्टेज कहां अप्लाई किया गया है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, प्लस को नॉन इन्वर्टिंग, माइनस को इन्वर्टिंग बोलते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है और रेफरेंस वोल्टेज जो कि नोन है, हमको जो पता होगा हमको पहले से, वो कहां अप्लाई करेंगे, तो वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे। अब जो इनपुट यहां पे अप्लाई किया ये साइनोसॉइडली वेरी करेगा। अब देखो मैंने इनपुट वोल्टेज का ग्राफ भी नीचे बनाया है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का ग्राफ भी बनाया है। और ये जो रेफरेंस वोल्टेज होगा ये डीसी वोल्टेज होगा। ये कैसा वोल्टेज, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। देखो इसको मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से बनाया है, इसको किससे बनाया, डॉटेड लाइन से। ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज होगा, दिस इज नोन टू अस, हमको पता हो कितना वोल्टेज वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग अप्लाई करते थे प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी, उसको मैंने सैचुरेशन वोल्टेज बोल दिया। सैचुरेशन कहने का मतलब है कि आप इनपुट देते जाओ, आउटपुट उसका कांस्टेंट हो जाएगा, इसको सेट बोलते हैं, एसएटी शॉर्ट में। तो वी सेट मतलब प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सेट मींस माइनस वी सैचुरेशन। देखो ये कांस्टेंट हो गया ना, इस सैचुरेशन वोल्टेज, प्लस वी सेट माइनस वी सेट। चलिए अब इसके ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दो केसेस में करते हैं सिंपली। तो केस वन में हम लोग, केस वन में ऑपरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट व्हेन, ठीक है ना, व्हेन जब व्हेन वी आई इनपुट वोल्टेज इज लेस देन वी रेफरेंस, रेफरेंस वोल्टेज हम इसको बोल रहे हैं कम होगा। कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। इनपुट वोल्टेज लेस देन रेफरेंस मींस ये नीचे वाला पार्ट होगा। नीचे में देखो ये इनपुट वोल्टेज और ये रेफरेंस वोल्टेज है, तो नीचे वाला पार्ट में, इस पार्ट में यहां पे क्या होगा, वी आई क्या होगा, लेस देन वी रेफरेंस होगा, वी आई लेस देन वी रेफरेंस होगा। तो बोलता क्या है कि इस केस में जब वी आई लेस देन वी रेफरेंस होगा, ठीक है, तो इस केसेस में हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, माइनस वी सेट पर जाकर के क्या होगा, सैचुरेट कर जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो व्हेन वी आई इज लेस देन वी रेफरेंस, द आउटपुट voltage is given by minus V set, ठीक है।
आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय माइनस वी सेट, ठीक है, दैट इज दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी माइनस वी सेट, ठीक है। केस 2 बहुत ही सिंपल है। केस 2 when Vi, this is what greater than V reference, ठीक है, the output voltage is given by plus V set, ठीक है, that is V out, this is equal to plus V set, ठीक है, यहाँ पे SAT लिखे, प्लस V सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे आउटपुट में ड्रॉ कर लेते हैं। इसको आउटपुट में हम लोग ड्रॉ करते, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, दो लेवल, एक प्लस वी सैचुरेशन और एक माइनस वी सैचुरेशन। देखो तो कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर आउटपुट वोल्टेज क्या है, लेस है, ये वाला इतने दूर से अगर हम इसको ड्रॉ करें, इस पर्टिकुलर रीजन में आउटपुट वोल्टेज क्या है, लेस देन है, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस वी सेट हो जाएगा। मेरा आउटपुट कहां सिलेक्टेड हो जाएगा, माइनस वी सेट, मीन्स हमारा आउटपुट कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। आउटपुट हम यहाँ पे बना देते हैं, माइनस वी सेट मीन्स व्हाट दिस, ये ऐसा, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं इस वाले रीजन में। इस वाले रीजन में अगर हम बात करें तो इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज है, देख रहे हैं, इनपुट वोल्टेज कर्व ऊपर चला गया और रेफरेंस का डॉटेड लाइन नीचे रह गया, ठीक है। तो कहां से कहां तक, इस पॉइंट तक अगर हम बात करें तो इस पॉइंट तक, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसमें क्या है, इनपुट वोल्टेज हमारा ग्रेटर है रेफरेंस के मुकाबले। तो जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर होता है रेफरेंस के मुकाबले, आउटपुट वोल्टेज हमारा किसके बराबर है, प्लस वी सेट, दिस इज एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। तो अब ये कहां चला जाएगा, प्लस वी सेट, यहां पे ऐसा हमारा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर चलते हैं हम लोग किस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेके पूरा इस पॉइंट तक, ठीक है ना। इनपुट वोल्टेज लेस देन होगा रेफरेंस वोल्टेज के, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, लेस देन होगा रेफरेंस वोल्टेज के, ठीक है। हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बात करें तो हमारा जो यहां आउटपुट मिलेगा वो पूरा का पूरा हमारा क्या मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा यहां पे, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर पॉइंट, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए, तो माइनस वी सेट, यहां से माइनस वी सेट, एंड अगेन इट विल बी व्हाट, प्लस वी सेट। तो इस प्रकार से आपको आउटपुट मिलता जाएगा, ये दो कंडीशन के हिसाब से, कब प्लस वी सेट होगा, कब माइनस वी सेट होगा। सेट मतलब सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट, और आप देख पा रहे होंगे कि कांस्टेंट वोल्टेज इसमें मेंटेन हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए।